नमस्कार। आज हमारे सम्मुख विराजमान हैं सौराव यूपी से पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना जी। आइए हम आपके अनुभव जानते हैं आपके ही मुखारविंद द्वारा। स्वागत है आपका मुन्ना जी। मुन्ना जी, सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान का जो प्रासंगिक मुद्दा है अयोध्या में श्री राम मंदिर का, तो आपको क्या लगता है श्री राम मंदिर में रामलला जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा क्या सतयुग की आरंभिक स्वरूप का आगाज़ है? इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ब्रह्म कुमारीज़ को धन्यवाद दूंगा, इस इंस्टीट्यूशन को, कि मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ प्रयागराज के माघ मेले में हमें आपके शिविर में आने का मौका मिला। आपके प्रश्न की बात है, ये तो परम सौभाग्य का विषय है, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आए कि जितने भी धर्म हैं सबका एक प्रमुख केंद्र रहा है, चाहे वो वेटिकन हो, चाहे वो मक्का हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव दिखता था। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सबके प्रत्येक भारतीय के दिल से जुड़ा हुआ विषय है और धर्म एक बहुत ही नितांत आस्था का विषय होता है। और यकीनन ये एक ऐसे युग की शुरुआत है जो भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का, जैसा कि ब्रह्म कुमारीज़ का भी सपना है, और इसीलिए ब्रह्म कुमारीज़ पिछले सैकड़ों वर्षों से अपना योगदान देती आ रही, तो निसंदेह ये एक सतयुग की शुरुआत ही कहेंगे। जी। अच्छा भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हम सब मिलकर देश के लिए ऐसा क्या करें जिससे सभी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके? जी, देखिए, एक बार जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि सर, हम भी चाहते हैं कि सीमा पर जाएं और हम वहाँ पर गोलियां चलाएं और अपने देश की रक्षा करें। तो कलाम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये ज़रूरी नहीं कि जो सीमा पर रह के लड़ रहा है वही देशभक्त है और वही योगदान दे रहा है। वो उन जवानों का तो कोई तुलना ही नहीं है, वो देश के लिए सर्वोच्च योगदान देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जगह पर रह के, एक पॉलिटिशियन, एक नेता अपने जगह पर रह करके अपने पूरे अस्तित्व को, अपने कार्यप्रणाली को सात्विक रख के अगर कार्य कर रहा है, तो वो भी इज़ इक्वलेंट टू दैट सोल्जर। अगर कोई संस्था जैसे कि ब्रह्म कुमारीज़, हमने तो बहुत सी संस्थाएं देखी जो लाभ के लिए काम करती हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारीज़ ने कभी भी लाभ का काम ही नहीं किया, सिवाय देने के ब्रह्म कुमारीज़ ने कुछ लेने का काम ही नहीं किया। तो ये भी एक देश का सर्वोच्च सेवा है, एक सोल्जर की तरह है। एक ब्रह्म कुमारीज़ भारत की रक्षक की तरह काम कर रही है, और जहाँ पे चरित्र की रक्षा है वहाँ देश का उत्थान है। बहुत अच्छा। अच्छा भाई साहब, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो महामंत्र है वो संपूर्ण विश्व में विराजमान है, तो आपको क्या लगता है कि संपूर्ण रूप से जोड़ने में कहाँ तक सफल हुआ है और अभी हमें इस पर क्या कार्य करना बाकी रह गया है? बहुत बहुत कार्य करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे मातृभूमि भारत का एक मूल मंत्र है, और वसुंधरा कुटुंबकम का भी, कि पूरा विश्व एक हमारे विलेज की तरह, और इसको पूरे संसार को सुंदर बनाना है। लेकिन ऐसा सच में अभी नहीं है, और इसके पीछे सबसे बड़ी चुनौती है उपभोक्तावाद की, पूंजीवाद। वो जकड़ रहा है, वो हावी हो रहा है, और वो उसके द्वारा ऐसी अनैतिक चीज़ें इस संसार में हो रही हैं, जिससे अभी मनोरमा दीदी से मेरी बात हो रही थी कि दीदी, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से ये इतना बड़ा काम है जो ब्रह्म कुमारीज़ जैसी संस्था ही कर सकती है। मैं इनसे जिक्र कर रहा था दीदी से कि मोबाइल का ये युग है और टेक्नोलॉजी का युग है।
हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम मंगल पर पहुंचने का, हम सूर्य का सर्वेक्षण करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, और तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, उसके मानवता के हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम मोबाइल के जो कंटेंट हैं उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ नहीं पहुंच रही, बल्कि जो बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए वो चीज़ पहुंच रही है। और जब हमारी बीज ही गड़बड़ हो जाएगा, मतलब जो हमारी युवा शक्ति है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और जो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक स्वप्न है, वो स्वप्न ही रह जाएगा। उसको साकार यदि करना है तो ब्रह्म कुमारी इसके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इस समय सरकार है उन सब से अपील करूंगा इस ब्रह्म कुमारी के माध्यम से कि अगर देश का सर्वोच्च योगदान देना है तो सबसे पहले मोबाइल के कंटेंट को फिल्टर करिए। मोबाइल पर वही चीज़ बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ये किसी भी तरह सुनिश्चित करिए। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये सुनिश्चित करिए कि बच्चों तक केवल शिक्षाप्रद सामग्री, संस्कार की सामग्री पहुँचे और कोई सामग्री न पहुँचे, क्योंकि बच्चों का चरित्र अगर अच्छा होगा तो भारत का चरित्र अच्छा होगा। और भारत का चरित्र अगर बेहतरीन होता जाएगा तो हम समझते हैं कि इस सृष्टि में सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वप्न भी साकार होगा। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी के साथ मैं एक जोड़ना चाहूँगी प्रश्न। जैसे हमने युवाओं की बात की, चरित्र के निर्माण की बात की, तो अगर हमें वास्तव में श्री कृष्ण और राम जैसा चरित्र का हम स्वप्न देखते हैं तो वो साकार होना आपके परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से संभव हो सकता है? दोनों स्वरूप एक ही हैं। और जहाँ प्रभु राम ने मर्यादा में रह करके जीवन कैसे यापन किया जाए, उनके पूरे चरित्र, उनके पूरे जीवनी से हमें देखने को मिलता है। वहीं श्री कृष्ण भगवान के अगर आप देखें तो उनसे हमें कैसे कर्मशील जीवन में रहना चाहिए उसकी प्रेरणा मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो ईश्वर का भय है, कर्म का जो सिद्धांत है, जिसको ब्रह्म कुमारी भी कहता है कि सबका अकाउंट होता है। ये ब्रह्म कुमारी से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सबका अपना अकाउंट होता है। तो अपना अपना अकाउंट, अगर अकाउंट बैलेंस एक होता है, यहाँ बैंक बैलेंस होता है, अपना अगर अकाउंट बैलेंस अच्छा कर लें सब लोग कि हमारा अकाउंट बैलेंस सरप्लस में रहे, प्लस में रहे, तो वो चीज़ें हर कोई जो उस समय जब युग था तो कि उस युग को नहीं पता ना कि इस जैसे महापुरुष इस संसार सृष्टि में अवतार लेंगे, तो हम ही में से कोई ना कोई फिर अवतार लेगा। और उसके लिए अगर अपना बैलेंस आप सरप्लस में रखेंगे तो कोई ना कोई उसमें से अवतार लेगा और इस सृष्टि को बेहतर करेगा। जी, बहुत अच्छा। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तो आपको कितना समय इससे जुड़े हुए हो गया और आपको क्या शिक्षाएं, क्या सीखने को मिली इस संस्थान के द्वारा, और आप अपने जीवन के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं 2014 में मनोरमा दीदी, मैं तत्कालीन विधायक था सुराव से, और मनोरमा दीदी मेरे पास एक उसके साथ आई कि वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने सुन भी नहीं रखा था, ज़्यादा 2-4 लोगों से सुन रखा था। तो इन्होंने जब वो टॉपिक दिखाया मुझे कि पॉलिटिशियन एज अ बिल्डर ऑफ गोल्डन भारत, तो मुझे बहुत ही आकर्षक टॉपिक लगा, क्योंकि हम लोग भी पॉलिटिशियन हैं। और मुझे लगा कि जो नेता होता है वो देश की ड्राइविंग सीट पे होता है। अगर वो चरित्रवान होगा, ड्राइवर अगर सही होगा तो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, और अगर उसका चरित्र ठीक नहीं होगा तो वो कभी बगल में दाहिने मोड़ ले, कभी बाएं मोड़ लेगा कि मुझे मदिरा पीनी है, कि मुझे वो पीना है, और फिर सफ़र का क्या होगा और अंजाम का क्या होगा उसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन, राजनेता ड्राइविंग सीट पर हैं, और लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो हमेशा रहेंगे भी। और हमें
ये ख्याल रखना है कि संविधान, आज के जो संविधान शास्त्रों ने बनाया, उसी को ध्यान में रख करके उसका निचोड़ एक्सट्रैक्ट है भारत का संविधान, उसका भी हमें ख्याल रखते हुए, क्योंकि वो सब देश के सारे निवासियों को एक तरह से जोड़ के रखेगा। तो हम उसको अगर ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे तो एक स्वर्णिम भारत का जो सपना है ब्रह्म कुमारीज़ का, वो साकार होगा। अब तक मुझे 8 से 10 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्म कुमारीज़ में गया, माउंट आबू में गया, मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ के कण करोड़ पत्तियों में भी मुझे जो असीम आनंद, असीम शांति मिली। और जिस दिन मैं 5वें दिन में जब वहाँ से लौटने लगा तो केवल एक ही मन में था कि अब फिर से वापस नर्क में जा रहे हैं। माउंट आबू से निकलना वहाँ से लगा कि फिर सांसारिक दुनिया में जा रहे हैं। और ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हम जिंदा रहते स्वर्ग में आए हैं। इस तरह का एहसास था। और हम तो समझेंगे कि जिस ब्रह्म कुमारीज़ जैसी पवित्र संस्था के माध्यम से भारत स्वर्णिम बनेगा और ये संसार सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना साकार होगा। जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप यहाँ पर आए और अपना अमूल्य योगदान हमें दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति।